हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डी.आर. चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी अध्याय सेकंड नर एवं मादा युग्मकों की जो है इसमें पराग कोश की संरचना के बारे में। आज हम थोड़ा उससे आगे चलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो अध्याय नंबर 2 है इसमें आपको पूरा ध्यान रखना है कि जो पहले का टॉपिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे का टॉपिक पढ़ पाएंगे। यानी कि आपको पराग कोश की संरचना याद है तो फिर आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो ध्यान रखें, पहले की वीडियो देख के फिर इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आज हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर सेकंड में, टॉपिक रहेगा अपने पास बीजाणुधानी या पराग कोश का परिवर्धन। ये जो पराग कोश है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, परिवर्धन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसका जो परिवर्तन है वो सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है ना। सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। तो सुबीजाणुधानीय प्रकार क्या होता है इसके अंदर, यानी कि एक से अधिक बीजाणुधानीय प्रारंभिक कोशिकाओं से पराग कोश का विकास होता है, तो इसको हम कहेंगे सुबीजाणुधानीय प्रकार का विकास। तो हमें ध्यान रखना है कि सुबीजाणुधानीय प्रकार का जो परिवर्तन है वो क्या है, एक से अधिक बीजाणुधानीय प्रारंभिक कोशिकाएं जो है पराग कोश का निर्माण करती है, तो इसको कहेंगे सुबीजाणुधानीय प्रकार का परिवर्तन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी पराग कोश जो है उसकी संरचना के बारे में, तो मैं वापस थोड़ा सा उस संरचना को बना देता हूँ। हमने कुछ इस प्रकार की संरचना पढ़ी थी पिछले वीडियो में। ये जो संरचना है हमने बनाई थी पराग कोश की, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक पराग कोश में 2 पालियां होती है और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि 4 प्रकोष्ठ, जिन्हें हम परागपुट या फिर लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो जाएगी आपके 2 पाली और फिर इसमें 2 प्रकोष्ठ, यानी कि ये 4 क्या हो जाएंगे, परागपुट या लघु बीजाणुधानी के नाम से। तो हम आज इस भाग को लेके आए हैं, इसका ऊपर का जो काट है उसको काट के फिर मैंने यहाँ डायग्राम बनाया। इसका ऊपर वाला जो भाग है इसमें क्या होता है, ये जो आपको सबसे बाहर की कोशिकाओं की लेयर दिखाई दे रही है, इन कोशिकाओं की लेयर को हम जानते हैं अध्यस्त्वक कोशिकाओं के नाम से। इंग्लिश में आसानी से याद हो जाता है, हाइपोडर्मल सेल्स। ये जो सबसे बाहरी स्तर है ये किस नाम से जाना जाता है, हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं। यानी कि जो पराग कोश है इसकी सबसे बाहर वाले जो भित्ति की कोशिकाओं की लेयर है, इस लेयर को हम कहेंगे हाइपोडर्मल कोशिकाएं। यानी कि सबसे बाहर वाली जो कोशिकाएं वो कहलाएगी अध्यस्त्वक कोशिकाएं या फिर हाइपोडर्मल सेल्स। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है ये क्या करती है, इनमें से कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती है और सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में बताया आपको, इस तरह की कोशिकाएं जो आकार में कुछ बड़ी हो जाती है और उनका जो जीव द्रव्य है वो भी सघन हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जो आकार में बड़ी हो जाएगी और सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रपस्सु कोशिकाएं। ध्यान रखना ये नाम, प्रपस्सु कोशिकाएं या फिर आर्कीस्पोरियल सेल्स के नाम से जाना जाता है। हाइपोडर्मल सेल्स, इसकी कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती है और सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, प्रपस्सु कोशिकाएं या आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है ये पुनः विभाजन करती है और पुनः विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। यहाँ पर जैसे ये कोशिका है इसको हम कह रहे हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल्स जो है अपने आप में विभाजन करेगी और 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। नंबर 1 कोशिका है अपने पास प्राथमिक भित्तीय कोशिका, 2 कोशिकाएं बनाती है। पहले कोशिका है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और नंबर 2 पे है अपने पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। दोनों ही नाम को ध्यान में रखने हैं। आर्कीस्पोरियल सेल्स विभाजन करती है अपने आप में और विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं ये है हाइपोडर्मल सेल्स। इनमें कुछ कोशिकाएं फूल करके बड़ी हो जाती है, इनको कहते हैं अपन आर्कीस्पोरियल सेल्स। और आर्कीस्पोरियल सेल्स जो है विभाजन करके पुनः 2 कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक
बीजाणुजन कोशिकाएं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्या होगा, प्राथमिक भित्तीय जो कोशिकाएं है ये क्या करती है, आगे विभाजित होकर के परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, परागकोश भित्ति, यानी कि जो परागकोश है इसके चारों तरफ भित्ति का निर्माण करती है। कौन सी कोशिकाएं, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। जबकि दूसरी कोशिका अपने पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, नाम से ही मालूम पड़ता है बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो ये क्या करेगी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है, या फिर हम कह सकते हैं बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऐसी कोशिकाओं का निर्माण करती है जो आगे चल के बीजाणुओं का निर्माण करने वाली है। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं या तो किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण, या फिर कह सकते हैं हम लघु बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि दो कोशिकाएं बनेगी, प्रपुष्प कोशिका या आर्किस्पोरेंजियम जो सेल होती है वो क्या करेगी, विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है ये हमने पढ़ा था कि आगे विभाजित होकर के परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। ये जो परागकोश भित्ति बनेगी इसमें कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। ध्यान रखना हमें, परागकोश भित्ति जो बनेगी इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। तो 4 स्तर देख लेते हैं हम कौन से 4 स्तर, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है 4 स्तर बनेंगे। तो सबसे पहले ये जो बाहर वाले कोशिकाओं का स्तर है इसको हम कहेंगे बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। सबसे बाहर वाली जो कोशिकाओं का स्तर है इसको बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये एकल परत होती है, यानी कि एक परत होगी, कोशिकाओं की एकल परत होती है और इस परागकोश के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसकी सुरक्षा के लिए सहायक होती है, यानी कि उसकी सुरक्षा करती है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरी जो आपको कोशिकाओं की लेयर दिखाई देती है ये भी एकल लेयर होती है, कोशिकाओं की लेयर होती है कंप्लीट, और इसको हम कहते हैं अंतेस्थिशियम या फिर एंडोस्थिशियम। ये जो दूसरा स्तर होगा इसको कहेंगे अंतेस्थिशियम या एंडोस्थिशियम। ये भी क्या होता है, एकल परत होती है और परागकोश जो है उसके प्रस्फुटन में सहायक होती है। जो परागकोश है उसकी भित्ति को तोड़ने में सहायक होती है। उसके बाद में तीसरा स्तर है अपने पास में मध्य परत या मध्य स्तर कह सकते हैं इसको, मिडल लेयर्स। ये जो है 1 से 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर सकते हैं हम, ये 1 से 3 परतें हो सकती है। तो मैंने इसमें 3 परत बनाई है, तो इस तीनों परतों की जो लेयर है इसको हम कहेंगे मध्य परत। इसका कुछ विशेष कार्य नहीं होता है, कुछ समय के लिए बनती है और फिर वापस मिट जाती है। तो तीसरी लेयर कहलाएगी अपने यहाँ पर मध्य परत या मिडल लेयर्स। और उसके बाद में नंबर 4 पे जो है वो कहलाती है टेपिटम। ये जो स्तर है परागकोश भित्ति का सबसे विशेष स्तर जो है वो है अपने पास में टेपिटम। इंग्लिश में भी इसको टेपिटम लिखेंगे, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि टेपिटम क्या है और इसके कार्य क्या है। हम इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये जो है परागकोश भित्ति है उसका सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाता है, टेपिटम कहलाता है। वापस में बोल देता है इसको, परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, टेपिटम कहलाता है। और ये जो टेपिटम है इसका विशेष कार्य होता है यहाँ पर कि जो परागकण है जब उनका परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में पोषण प्रदान करने का जो काम करती है वो टेपिटम करती है। इसलिए ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि टेपिटम क्या है और इसका कार्य लिखिए, तो ध्यान रखना है। परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम कहलाता है और इसका कार्य क्या हो जाएगा, जो परागकण है वो परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करते समय उनको जो पोषण प्रदान किया जाता है वो टेपिटम के द्वारा ही किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें दूसरी कोशिका है अपने पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। दूसरी कोशिका कौन सी है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये आगे चल के विभाजित होकर के क्या बनाएगी,
बीजाणुजन कोशिकाएं बनाती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ कोशिकाएं बनाई है, इन कोशिकाओं को हम कहेंगे लघु बीजाणु मातृ कोशिका या फिर कह सकते हैं लघु बीजाणु जन कोशिकाएं। तो ध्यान रखना है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं आगे विभाजित होकर के किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे एक एक के बारे में। तो हमें ध्यान रखना है कि प्राकोष भित्ति में कितने स्तर हो गए, 4 स्तर हो गए, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो है किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने जो डायग्राम के द्वारा पढ़ा था अब उसको थोड़ा विस्तार से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी प्राकोष भित्ति के बारे में। प्राकोष जो भित्ति है इसमें कुल 4 स्तर पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। पहला स्तर है आपके पास यहाँ पर बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। ये जो है प्राकोष भित्ति में सबसे बाहरी स्तर होता है, ध्यान रखना है, सबसे बाहरी स्तर बाह्य त्वचा। कितनी कोशिकाओं का स्तर होगा, तो एक स्तरीय होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो कार्य है वो क्या है, पराग कोश की सुरक्षा करना बाह्य त्वचा का काम होता है। दूसरा जो स्तर है अपने पास वो है अंतःस्थितियम। अंतःस्थितियम जो है बाह्य त्वचा के नीचे का स्तर होता है, जस्ट इसके नीचे वाला स्तर कहलाएगा अंतःस्थितियम। ये भी एक स्तरीय होता है, यानी कि जो कोशिकाओं की परत है वो एक ही स्तर में व्यवस्थित होती है। और इसके कार्य की बात करें हम तो इसका कार्य है पराग कोश स्फुटन में सहायक। जब पराग कोश स्फुटित होता है, फटता है, उस समय कौन सहायक होगा, अंतःस्थितियम सहायक होगा। क्यों सहायक होगा, क्योंकि ये जो अंतःस्थितियम है इसकी कोशिकाएं जो होती है वो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, यानी कि उनको नमी की आवश्यकता होगी। आर्द्रता ग्राही प्रकृति यानी कि नमी अधिक चाहिए। तो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होने के कारण जब परागकोश परिपक्व होता है या फिर वो शुष्क अवस्था में आ जाता है, तब जैसे ही वो शुष्क अवस्था में आएगा तो अंतःस्थितियम की कोशिकाओं में खिंचाव या तनाव उत्पन्न होते हैं। जो अंतःस्थितियम की कोशिकाएं हैं इनमें खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है और वो वहां से फट जाती है। इस प्रकार से पराग कोश का स्फुटन हो जाता है, यानी कि वो फट जाता है। तो ध्यान रखना, हमें अंतःस्थितियम का कार्य क्या हो जाएगा, पराग कोश स्फुटन में सहायक होती है। नेक्स्ट नंबर 3 पे है अपने पास मध्य परतें या मिडल लेयर्स की बात करेंगे। ये जो है अंतःस्थितियम के नीचे का स्तर है और कितनी परतें हो सकती है इसमें, 1 से 3 परत का स्तर हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ये जो मध्य परतें होती है इनकी कोशिकाएं अल्पकालिक होती है, यानी कि कम समय के लिए बनेगी और फिर वापस जो है समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको कहेंगे अल्पकालिक। तो मध्य परतें जो होती है वो अल्पकालिक होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं परागकोश भित्ति जो है इसमें 4 स्तर होते हैं, 3 स्तर हमने पढ़ लिए। नंबर 4 पे है अपने पास में टेपिटम। ये जो टेपिटम है इसका अन्य नाम ध्यान में रखना है, पोषोत्तक के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में पोषोत्तक कहेंगे या फिर टेपिटम कह सकते हैं। ज़्यादा प्रचलित नाम टेपिटम है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको टेपिटम के नाम से पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारे लिए। बोर्ड में कई बार पूछा गया है टेपिटम क्या है और इसका कार्य लिखिए, तो ध्यान रखें। टेपिटम जो है ये क्या है, परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर है। परागकोश जो भित्ति है इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं, उन 4 स्तर में से सबसे आंतरिक स्तर जो है वो क्या कहलाता है, टेपिटम कहलाता है। परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर। अब हम बात करते हैं आंतरिक स्तर है, सबसे विशिष्ट स्तर भी यही है क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने वाला यही यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं एकल परत होती है, कोशिकाओं की एकल परत के द्वारा बना हुआ होता है। उसके बाद में हम बात करें कोशिका द्रव्य जो होता है इसका सघन होता है और जो केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई देता है। हमने लास्ट में डायग्राम बनाया था उसमें इस तरह की संरचनाएं बनाई थी कुछ इस तरह की। इसमें केंद्रक जो है स्पष्ट दिखाई देता है और कोशिका द्रव्य जो है सघन होता है। तो ध्यान रखना है कोशिका द्रव्य सघन और केंद्रक जो है स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं टेपिटम के प्रकार के बारे में। ये जो टेपिटम है ये स्वभाव के आधार पर आवर्त बीजी जो पादप है इनमें 2 प्रकार की होती है। ध्यान रखना है टेपिटम के प्रकार
कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। किसके आधार पर? स्वभाव के आधार पर, यानी कि किस तरह का काम करेगी उसके आधार पर। नंबर 1 है अमीबीय। अमीबीय क्यों कहा जाता है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं टेपिटम जो है इसका काम क्या है? कार्य पराग कणों के परिवर्तन में पोषण प्रदान करना। क्या काम करेगी? पोषण प्रदान करेगी। जो पराग कण है परिवर्तित होंगे तो उस समय ये पोषण प्रदान करने का काम करेगी। तो पोषण प्रदान करने का काम करेगी। अब देखते हैं इसके प्रकार। अमीबीय, इसको अमीबीय नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो है अमीबा की तरह चल करके, जिस तरह से हमने 11th में पढ़ा था, अमीबा में जो गमन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो अमीबा की तरह चल करके बीजाणु मातृ कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ध्यान रखना, अमीबा की तरह चल करके वहां जाएगी और बीजाणु मातृ कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, इसीलिए इसे हम कहेंगे अमीबीय टेपिटम। और दूसरे प्रकार की जो है वो है अपने पास स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। स्त्रावी या ग्रंथिल क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है, ये जो है पोषण को ग्रंथियों की तरह स्त्रावित करती है और बीजाणु मातृ कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे ग्रंथियां हार्मोन स्त्रावित करती है, उसी प्रकार से पोषण स्त्रावित करेगी और बीजाणु मातृ कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। कार्य हम बात कर चुके हैं। पराग कणों के परिवर्तन में पोषण प्रदान करना। जब पराग कण परिवर्तित हो रहे होंगे उस समय इनको पोषण प्रदान करने का जो काम किया जाएगा वो टेपिटम का ही होता है या टेपिटम के द्वारा किया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपने पास प्रोयूबिस्काय। पहले विद्यार्थियों ध्यान रखना है, प्रोयूबिस्काय या फिर यूबिस्काय के नाम से पूछ लिया जाता है कि प्रोयूबिस्काय या यूबिस्काय क्या है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं यहाँ पर कि इनके बारे में समझाइए। तो ध्यान दें, प्रोयूबिस्काय जो है टेपिटम कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की, यानी कि वसा की बनी हुई वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं होती है और इन गोलाकार संरचनाओं को हम कहते हैं प्रोयूबिस्काय के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं उनमें वसीय प्रकृति की कुछ गोलाकार संरचनाएं होती है, उन गोलाकार संरचनाओं को हम कहते हैं प्रोयूबिस्काय। अब ये जो यूबिस्काय है इस पर एक पदार्थ का जमाव हो जाता है। ध्यान रखना, ये पदार्थ जो है इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोयूबिस्काय जो है यूबिस्काय में किसके कारण परिवर्तित हो जाती है। इसके ऊपर एक पदार्थ जो है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है। हमें इस पदार्थ का नाम ध्यान में रखना है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है, जिसके कारण प्रोयूबिस्काय जो है यूबिस्काय में परिवर्तित हो जाती है। ये यूबिस्काय में परिवर्तित होकर के पराग कणों के बाह्य चोल में निर्माण में सहायक होती है, यानी कि जो पराग कण है उसके बाह्य चोल का निर्माण करने में सहायक है वो कौन है? यूबिस्काय। ध्यान रखना, यूबिस्काय किससे बना? प्रोयूबिस्काय से। किसके कारण बना? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के जमाव हो जाने के कारण यूबिस्काय बना। और ये यूबिस्काय क्या करेगा? पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करता है, यानी कि सबसे बाहर वाला जो आवरण है उसका निर्माण करता है। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है कि यदि परागकोश में टेपिटम का ह्रास यानी कि नष्ट हो जाती है ना, टेपिटम का ह्रास पराग कणों के विकास से पूर्व हो जाता है। पराग कण जो है वो परिवर्तित नहीं हुए, उससे पहले ही टेपिटम जो है वो नष्ट हो जाती है, तो पराग कणों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और अब भी पूछा जा सकता है। तो पराग कण जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पराग कण बंदी हो जाएंगे, यानी कि स्टेराइल हो जाएंगे, अर्थात वो आगे जो है जनन में भाग नहीं ले पाते हैं, अर्थात पराग कण बंदी हो जाते हैं। कब? जब इनका विकास से पहले जो है टेपिटम का ह्रास हो जाता है, क्योंकि टेपिटम का काम क्या है? पराग कणों के विकास में उनको पोषण प्रदान करना, और जब इनको पोषण नहीं मिलेगा तो ये बंदी रह जाते हैं, स्टेराइल रह जाते हैं, अर्थात आगे जनन में भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक रहेगा अपना लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। लघु बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती है क्या होती है? परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का जो समूह है, उन आवृत कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। मैंने आपको पहले बताया था कि परागकोश जो भित्ति होती है उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं।
ये 4 स्तर, और इन 4 स्तर के अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है, इस समूह को हम कहेंगे लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, फिर विद्यार्थियों, आज का वीडियो जो है आपको थोड़ा सा लेट मिल पाया, क्योंकि कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम वीडियो को शूट नहीं कर पाए। तो ध्यान रहे, कभी कभी हो जाता है इस तरह का। आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। वीडियो आपको हो सकता है थोड़ा लेट मिले कभी, लेकिन मिलता रहेगा ना। और ध्यान दें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि मैं बहुत ही जल्द आपके बीच में लाइव रूबरू हो सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।